हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम प्रतीक नायक है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमेरिकन सिविल वॉर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के गृह युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, पर गृह युद्ध को ऐसे देखेंगे कि अमेरिका के अंदर होने वाला सिविल वॉर कैसे इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट करता है। कभी सोचा है आपने कि अमेरिका के अंदर 1860 से 1865 के बीच में जब नॉर्थ एंड साउथ के स्टेट्स के बीच में हंगामा हो रहा था और इस दौर के अंदर अमेरिका के अंदर करीबन 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसकी असर भारत के ऊपर कैसे पड़ रही थी और सीधे सीधी असर थी। अमेरिका के इस गृह युद्ध की इम्पैक्ट के रूप में हमें यह पता चलता है कि इंडिया के अंदर दंगे हो रहे थे। अमेरिका के इस गृह युद्ध के कारण भारत के कॉटन मैन्युफैक्चरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ के किसानों के द्वारा विद्रोह किए गए थे। अमेरिका के अंदर सिविल वॉर की जो असर हुई उसके कारण भारत के अंदर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट झेलने को मिलती है। और अमेरिका का सिविल वॉर इंग्लैंड को भी कैसे असर करता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो दौर था, इस दौर के अंदर ग्लोबलाइजेशन यानी कि वी विल सी कि जो वैश्वीकरण है, जो पुराना वैश्वीकरण था, ओल्ड ग्लोबलाइजेशन था, कॉलोनाइजेशन के भाग के रूप में उसकी कहानी है। अमेरिका के सिविल वॉर भारत के अंदर राइट्स को पैदा करता है। डेक्कन राइट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के अंदर होने वाले नॉर्थ एंड साउथ के स्टेट्स के बीच में जो डिवाइड है, वो डिवाइड ने कैसे किस तरह से इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट किया और भारत के किसानों के ऊपर वी विल फील कि इतना बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जिसका परिणाम स्वरूप भारतीय किसान विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गए। मैं प्रतीक नायक के रूप में आपका स्वागत करता हूं ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन एंड द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां हम अनस्टॉपेबल्स के ऊपर तो आपके साथ इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहे हैं, पर साथों के साथों हम अनअकैडमी के ऊपर लाइव क्लासेस भी लेते हैं। खास करके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से जनरल स्टडीज की बात हो गई हो, ऑप्शनल की बात हो गई हो, अभी आप लोगों को अनअकैडमी की तरफ से 50% का डिस्काउंट अवेलेबल कराया जा रहा है। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ ऑन दी एप्लीकेशन। यहाँ आपको जीएस मेंस यानी कि जीएस का पूरा सिलेबस, ऑप्शनल सीसेट इंक्लूडिंग ऑप्शनल मैं लेता हूँ जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल या और कोई ऑप्शनल आपको लेना हो, 52,000 रुपीज के अंदर 1 ईयर के अंदर सिलेबस अवेलेबल है पीएन लाइव कोड यूज करने के बाद। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो यानी कि मेंटर्स के द्वारा तैयारी कर रहे हो, तो आपको 66,000 के अंदर पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो जरूर से इसका लाभ उठाइए दोस्तों। आज ये लास्ट डे है, आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है पीएन लाइव व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है 5 तारीख से। वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद अ बैच और इसके सिवाय और भी बैचेस हमारी रिकरिंगली होती रहेगी। तो आप जरूर से जुड़िएगा हमारे साथ। इंटरव्यू की गाइडेंस की प्रिपरेशन भी आप हमारे साथ कर सकते हैं, ये भी एक बैच के अंदर इंक्लूडेड ही है। खैर दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अमेरिका के सिविल वॉर के अंतर्गत, और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका के सिविल वॉर ने इंडिया को कैसे अफेक्ट किया। आप देखिए, अमेरिका का जो सिविल वॉर था, अमेरिका के सिविल वॉर के अंदर 1860 से 1865 के बीच में नॉर्थ एंड साउथ के स्टेट्स के बीच में लड़ाई होती है। अमेरिका के कुछ उत्तर के राज्य थे और कुछ दक्षिण के राज्य थे। खास करके अमेरिका के अंदर उस पीरियड के अंदर अब्राहम लिंकन नाम के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, ये अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति के चुनाव के विरोध के अंतर्गत दक्षिण के कुछ राज्यों ने अपना विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह के भाग रूप में हमें ये जानकारी मिलती है कि इंडिया के अंदर एक इम्पैक्ट पड़ती है। खैर, थोड़ा बहुत अमेरिका के सिविल वॉर के बारे में बताता हूँ और देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी असर इंडिया के ऊपर कैसे होगी। तो दोस्तों, अमेरिका का जो सिविल वॉर था बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। ये इंटरेस्टिंग इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के अंदर ये सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी अब्राहम लिंकन के चुनाव से। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के रूप में 1860 के अंदर चुन के आए, उनके चुनाव, उनके इलेक्शंस के विरुद्ध में दक्षिण के अंदर कुछ स्टेट्स का ये मानना था कि अमेरिका में जो स्लेवरी सिस्टम है, ये स्लेवरी सिस्टम के तहत अमेरिका के जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है अब्राहम लिंकन। तो जेफरसन डेविस और बाकी सारे और भी आपको लोग देखने को मिलेंगे, इन सब का ये मानना था और इन्होंने दक्षिण के स्टेट्स को अपने आप को इंडिपेंडेंट करा दिया। तो अमेरिका वाज एट दैट टाइम अ कॉम्बिनेशन ऑफ अराउंड 34 स्टेट्स। जैसे आज की तारीख के अंदर अमेरिका के अंदर 50 से ज्यादा राज्य आपको मिल जाता है, 50 प्लस 1 51 इफेक्टिवली। उस दौर में करीबन 34 स्टेट्स हुआ करते थे। इन 34 स्टेट्स में से कुछ 11 राज्य दक्षिण के हुआ करते थे जिन्होंने अपने आप को सीसीड कर दिया था। आप मेरे यहाँ पे मैप के अंदर देख पा रहे होंगे, तो खास करके ये जो लाल वाला आपको एरिया देखने को मिलता है, ये दक्षिण के राज्य हुआ करते थे, जो उस दौर में अमेरिका के सिविल वॉर के अंदर सबसे बड़े भागीदार होते हैं। भागीदार होने का मतलब ये था कि दे वर द वंस हु एक्चुअली विथड्रॉड फ्रॉम द अमेरिकन यूनियन। अमेरिका एक कंट्री के रूप में बना था 1776 के अंदर, और 1776 से लेके करीबन 1860 तक आते-आते ये सिविल वॉर का परिणाम ये हुआ कि अमेरिका के अंदर नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट हो गया। और इसी के कारण ये डिवीजन का फायदा उठाते हुए
दक्षिण के कुछ 11 स्टेट्स ने कहा था कि हमें आपके यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रहना है, हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर से यूनाइटेड हटा देना है, हम हमारा खुद का स्टेट्स बनाएंगे जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका के सिविल वॉर करीबन 1860 से 65 तक यानी कि 5 साल तक चलेगी। इसमें मुख्य मुद्दा था वो था स्लेवरी का मुद्दा और स्लेवरी के मुद्दे के ध्यान में रखते हुए दक्षिण के राज्यों का ये मानना था कि स्लेवरी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। गुलामों को रखना, गुलामों को पालना, इंसानों को गुलामों के रूप में पाल-पोस के बड़ा करना और उनको खेती से लेके बाकी सारे व्यवसाय के अंदर उपयोग करना, ये दक्षिण के स्टेट्स की मांग हुआ करती थी। अमेरिका के अंदर जो उत्तर के राज्य थे, खास करके जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे, इन सब का बड़ा क्लियर कट मानना था कि स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन इज थिंग ऑफ अ पास्ट। ये अभी बहुत ही भूतकाल का विषय हो चुका है। हमें समय के साथ आगे चलना चाहिए, समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, समय के साथ तालमेल मिला के हमें जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें स्लेवरी प्रथा का विरोध करना चाहिए। इसी का ही परिणाम था कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 1860 के अंदर राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़के आए तो सही, पर लिंकन ने उस पीरियड के अंदर उस टाइम पे आवाज दी थी कि मैं स्लेवरी सिस्टम को नहीं स्वीकारूंगा। और इसी का ही आउटकम ये रहता है कि अब्राहम लिंकन ने जो स्लेवरी को लेकर आवाज बुलंद की, उसके परिणाम स्वरूप दक्षिण के राज्य अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे और दक्षिण के राज्यों ने सीएसए की स्थापना की जिसका नाम है कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप पूछोगे कि मास्टर ये क्यों पढ़ा रहे हो? अमेरिका के सिविल वॉर के पॉइंट ऑफ से हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? तो अगर आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें से बहुत क्लियर कट आपको टॉपिक्स पूछे गए हैं। एक बार सवाल भी आया था कि व्हाट वर द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट इंपैक्टेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि दुनिया में होने वाले अलग-अलग घटनाओं का असर भारत की आजादी के आंदोलन के ऊपर क्या हो, इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। उनमें से ये घटना का मैं आपको दोहरा बता रहा हूँ। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर जो स्लेवरी सिस्टम हुआ करती थी, ये स्लेवरी सिस्टम के विरुद्ध में अमेरिका के अंदर लिंकन ने आवाज उठाया था और इसी को लेके वी विल सी कि इंडिया में भी इश्यूज चल रहे थे। इंडिया के अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो ज्योतिबा फुले नाम के एक सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे। ये वही ज्योतिबा फुले हैं जिन्होंने वी विल फाइंड की एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। और ये गुलामगिरी नाम की किताब के अंदर उन्होंने भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था थी, यानी कि कास्ट सिस्टम हुआ करती थी, जो दबे कुचले वर्ग के लोग थे, उनके सामने ये कहने की कोशिश की थी कि भाई देखो अमेरिका में जो गुलामों की हालत है, गुलाम कौन से थे? जो अफ्रीका से लेके आए थे। गुलाम कौन से थे? जो अश्वेत अमरीकी लोग थे जिनको नागरिकता नहीं दी जाती थी। गुलाम वो लोग थे जिनको कंसिडरेशन के अंदर पॉपुलेशन में भी नहीं गिना जाता था और जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। इसी व्यवस्था के अंतर्गत जो गुलामी व्यवस्था, जो अश्वेत यानी कि ब्लैक अमेरिकन्स की, जो जिसको बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं, उनकी जो पूरी की पूरी व्यवस्था को ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब बेसिकली गुलामगिरी के अंदर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि भाई देखिए यहाँ जो भारत के अंदर जाति व्यवस्था है यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसके जैसी ही है। तो इस तरह से अमेरिका के सिविल वॉर के कारण भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुई उसको थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे पूछोगे कि क्या ज्योतिबा फुले को मोटिवेट किया गया था अमेरिकन सिविल वॉर के द्वारा? तो भाई वो तो मोटिवेशन था ही सर, है ना? ज्योतिबा फुले सोशियो कल्चरल रिफॉर्मर के रूप में उभर के आए, सत्यशोधक जैसी समाज की संस्था की स्थापना की, गुलामगिरी जैसी किताब को इन्होंने लिखा, अपनी वाइफ सावित्रीबाई फुले को आगे मोटिवेट किया एंड शी वाज एबल टू एस्टैब्लिश अ स्कूल फॉर द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इन इंडिया इन द ईयर 1848, है ना? पुणे के अंदर अगर आपको पता होगा सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा भारत में पहली, ऐसा कहते हैं, खैर इसके पहले भी एक आध इंस्टेंसेस हुए थे कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेके संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है। अब सवाल इस बात के ऊपर आता है कि अमेरिका के सिविल वॉर की असर किस तरह से वी विल फाइंड कि इंडिया के ऊपर होगी। तो देखिए अमेरिका के अंदर जो सिविल वॉर हुआ उसकी इम्पैक्ट सीधे-सीधे तौर के ऊपर इंडिया के ऊपर होती है, उसके पीछे का एक कारण था। अमेरिका में जब उत्तर और दक्षिण के स्टेट्स के बीच में लड़ाई चल रही है, व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द अमेरिका एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर ही 2 कंट्रीज लड़ रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। यूएसए वर्सेस सीएसए की लड़ाई हो रही थी। उत्तर के स्टेट्स अपने आप को यूएसए के रूप में पहचानते थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में। दक्षिण के स्टेट्स अपने आप को कह रहे थे कि हम तो सीएसए हैं, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अलग से सेशन लूँगा, इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो ये जो यूएसए वर्सेस सीएसए की जो स्टेट्स की माँग थी, यूएसए वर्सेस सीएसए की पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुद्दा निकल के आया था, इन सब के तहत हमें एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो यूएसए सीएसए के बीच में जो संघर्ष हुआ, इसी संघर्ष की इम्प्लीकेशंस हमें देखने को मिलती है विथ रिस्पेक्ट टू वी विल सी कि एग्रीकल्चर इन यूएसए। अब देखिए अमेरिका के सिविल वॉर की असर बहुत ही प्रोमिनेंटली इंडिया की तरफ होगी और इंग्लैंड की तरफ होगी। होता क्या है कि अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चला। ये सिविल वॉर में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अमेरिका के दक्षिण के और उत्तर के राज्यों के बीच में लड़ाई हो रही थी। इस लड़ाई के कारण अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा बेल्ट था जो खास करके साउदर्न अमेरिका के अंदर आया था,
जो कॉटन प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ था। और अमेरिका के अंदर ये जो कॉटन प्रोडक्शन का जो पूरा बेल्ट है वो उस पीरियड से समय तक आते-आते डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने का क्यों मतलब था? क्योंकि जब कोई भी प्रदेश के अंदर, कोई भी जगह के अंदर जब युद्ध की आवश्यकता हो जाती है, तो इट बिकम्स वेरी मच ऑब्वियस दैट दी वहाँ की एग्रीकल्चर, वहाँ की फूड, वहाँ की जो ओवरऑल डे टू डे वर्किंग लाइफ है वो अफेक्ट होगी ही, है ना? तो युद्ध के माहौल के अंदर ये सब चीज़ें होती है। तो अमेरिका के अंदर ये जो सिविल वॉर का माहौल बना, इसके कारण वहाँ का कॉटन प्रोडक्शन खत्म हो गया। अमेरिका एक टाइम के ऊपर सबसे बड़ा कॉटन जो है, खास करके दक्षिण के राज्य थे, उस पीरियड के अंदर इंग्लैंड में भेजते थे। और इंग्लैंड को उस दौर के अंदर कॉटन की पूरे दुनिया के भर के अंदर से डिमांड होती थी। क्यों होती थी इंग्लैंड के अंदर कॉटन की डिमांड? क्योंकि इंग्लैंड उस दौर के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजर रहा था। किससे गुजर रहा था दोस्तों? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। औद्योगिक क्रांति के रूप में पहचानते हैं, और ये औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का जो हुक्म का एक्का हुआ करता था वो था टेक्सटाइल सर, है ना? क्योंकि इंग्लैंड उस दौर के अंदर नंबर 1 कंट्री था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1860 के दशक में, और उसमें सबसे मेजर कमोडिटी थी टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन के थ्रू, यानी कि कॉटन प्रोडक्शन के थ्रू कपड़ा बनता था ये प्रकार का। भारत के अंदर से भी कॉटन आता था, अमेरिका से भी कॉटन आता था, पर इंग्लैंड का उस पीरियड में दारोमदार जो कॉटन प्रोडक्शन के रूप में था, वो उस पीरियड में अमेरिका था। अब आप देखिए 5 साल तक इंग्लैंड को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भई देखो अमेरिका के अंदर कॉटन प्रोडक्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ के कंट्रीज़ के अंदर लड़ाई चल रही है। एक ही कंट्री के अंदर गृह युद्ध की आधार बन गया है, और उत्तर और दक्षिण के स्टेट्स के बीच में संघर्ष हो रहा है। इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए इंग्लैंड की जो कॉटन की रॉ मटेरियल की सप्लाई वो पूरी तरह से रुक गई है। इंग्लैंड को एक चीज़ की समझ आ गई थी कि भई देखो कॉटन एज़ अ रॉ मटेरियल इज़ वेरी मच नीडेड। अगर ये लोग कॉटन एज़ अ रॉ मटेरियल इंडिया से कहीं से प्रोक्योर कर पाते हैं तो चलेगा, वरना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो इंग्लैंड की जो हुक्मरान थे वो भारत के ऊपर भी शासन कर रहे थे, और इसी के कारण इंग्लैंड की जो तात्कालिक गवर्नमेंट थी, वो इंडिया के अंदर जो कॉटन मैन्युफैक्चरर्स थे खास करके, उसकी तरफ जाती। अब देखिए भारत के अंदर ब्लैक कॉटन जो सॉइल है वो कहाँ पे आई हुई है सर? ओके। तो ब्लैक कॉटन सॉइल आपको दक्खन के अंदर देखने को मिलती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉइल मिलेगी। और भारत में इस पीरियड में दक्खन में कॉटन मैन्युफैक्चरर्स, जो उस टाइम पे बॉम्बे की सरकार हुआ करती थी, उनको कहा जाता है कि आप कॉटन की डिमांड बढ़ाइए, आप कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाइए, हम आपसे कॉटन खरीद लेंगे। हम चाहते हैं कि भई आप अगर जितना कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, जितनी सप्लाई बढ़ाओगे, उतनी ही इंग्लैंड की इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद कर पाओगे। इस तरह से दक्खन में बैठे हुए हमारा जो सामान्य पीजेंट्री बैठा हुआ है, पीजेंट्री को क्या कहता था? कुणबी कहा जाता था सर, है ना? कणबी कहते थे सर, ठीक है? सो इन द लोकल लैंग्वेज द नॉर्मल पीजेंट हू वाज़ कॉल्ड एज़ अ कणबी या कुणबी के रूप में इसको पहचानते हैं। उनको ऐसा लगा कि देखो सरकार हमारे लिए माँग कर रही है और सरकार कह रही है कि कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाइए, वो खरीदने के लिए तैयार है, तो किसान ने कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने की शुरुआत की। अब आप देखने की कोशिश करोगे तो उस पीरियड में जो हमारे यहाँ पे सरकार हुआ करती थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ करती थी या बॉम्बे की सरकार थी, वो किसानों को ये एक आदेश देती है कि भई आप एक काम करो, यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाओ। हम आपसे बेसिकली कॉटन तो परचेज़ करेंगे ही मार्केट के थ्रू, और साथों के साथों आपको जो रेवेन्यू है वो भी हम बढ़ा के देंगे सर, ठीक है? तो पीजेंट ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप कॉटन की यहाँ पे हम लोग से डिमांड कर ही रहे हो, तो हम प्रोडक्शन बढ़ देंगे और हम आपको उसके लिए रेवेन्यू देने के लिए भी तैयार हैं सर, ठीक है? तो उस पीरियड में जो दक्खन की सरकार थी या बेसिकली बॉम्बे स्टेट की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसने वहाँ पे एक सिस्टम लागू की थी जिसका नाम था रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम में अगर आपको पता होगा, सरकार सीधे-सीधे किसान से पैसा कलेक्ट करती थी। रैयतवारी, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का वारा, टर्न बाय टर्न गवर्नमेंट विल बी कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम देम। अब किसान को ऐसा था कि देखो मेरे को कॉटन का भाव मिल रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि सरकार जो है और जो मार्केट फोर्सेस थे इंग्लैंड के अंदर कॉटन को रॉ मटेरियल के रूप में सप्लाई करने के लिए बहुत ही तैयार थे ये लोग, तो इनको ऐसा लग रहा था कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हेन वी हैव ऑलरेडी गुड स्टेबल मार्केट, वी आर रेडी टू प्रोड्यूस थिंग्स अराउंड एज़ वेल सर, ओके। तो 1860 से लेके 1860 ऑनवर्ड से लेके जब हम लोग समाज व्यवस्था देखेंगे, एग्रीकल्चर की व्यवस्था देखेंगे, तो हमारे किसानों ने कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था? किसानों को रेवेन्यू देना पड़ता था। कभी-कभी ये होता था कि रेवेन्यू में फेल हो जाते थे, है ना? कुछ क्रॉप डैमेज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगा रही थी। तो मेनी अ टाइम द पीजेंट्स वर डिपेंडेंट ऑन द मनी लेंडर्स, है ना? पीजेंट्स की जो कहानी थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? मनी लेंडर्स के रूप में। मनी लेंडर्स बेसिकली वैसा वर्ग था जिसको महाजन वर्ग के रूप में पहचानते हैं, शाहूकार वर्ग के रूप में पहचानते हैं। इनका काम ये था कि कुछ पैसे इंटरेस्ट के ऊपर दे के
ये लोग मनी को लेंड किया करते थे, पैसा उधार के ऊपर दिया करते थे। होता क्या था कि किसानों को इनके लिए बॉन्ड साइन करना पड़ता था, एक तरह से एक अनरिटन बॉन्ड हो सकता था या कोई दस्तावेज जैसा बॉन्ड अंगूठा मार के। और किसानों को कहा जाता था कि जब तक आप पैसा ब्याज पे वापस देते रहोगे, इंटरेस्ट देते रहोगे, कैपिटल थोड़ा बहुत जमा करते रहोगे, हम तुम्हें पैसा और उधार के ऊपर देते रहेंगे। तो इस तरह की एक साइकिल चल रही थी 1860s में, 1860 से लेके 65, 67, 68 तक आपको इस प्रकार की साइकिल देखने को मिलेगी सर। ओके, किसान कैसे भी करके छोटा-मोटा मनी लेंडर से पैसा उधार देके भी सरकार को दे देता था। किसान को पता था कि मार्केट के अंदर जो कॉटन की बूम आई हुई है, बूम क्यों आई थी? क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हो रहा है और इसके कारण हमें ये पता चल रहा है कि कॉटन की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। पर ये डिमांड तुम्हें लग रहा है कि अब परमानेंटली हो पाएगी? तुम्हें लग रहा है कि किसान हर बार मनी लेंडर से पैसा लेके सरकार को रेवेन्यू दे देंगे और अपनी भरपाई कर पाएँगे? It was not permanent. Anything that exists into this whole model was not permanent. It was an outcome of a war-like conditions, my friend. आप समझने की कोशिश करिए, ये जो भी चीजें चल रही थी, ये सब war-like परिस्थिति के कारण हो रही थी और इसी का ही परिणाम हुआ। आप देखिएगा अभी आगे क्या होगा। 1860 में ये घटना बननी शुरू हो गई। 1860 से लेके अगले 7-8 साल तक आते-आते, इन द नेक्स्ट 7-8 इयर्स, यू विल कम टू नो कि ये पूरे के पूरे जो इकोनॉमिक मॉडल था, उसके ऊपर अब बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकलने के आने की शुरुआत होती है। अब ये क्यों होता है? तो आप समझने की कोशिश करिए, 1860 से 1865 के बीच में, 1860 से लेके 1865 के बीच में जो अमेरिकन सिविल वॉर था वो खत्म हो गया सर। ओके, और अमेरिकन सिविल वॉर का जब एंड हुआ तो अब्राहम लिंकन ने फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना की और अमेरिका के अंदर जो नॉर्थ एंड साउथ के स्टेट्स के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, उसको इन्होंने कहा कि चलो अब खत्म करते हैं, हम एक नए यूनाइटेड स्टेट्स की निर्माण करेंगे और हमारे बीच के डिफरेंसेस को खत्म करेंगे। अमेरिका का सिविल वॉर खत्म हुआ तो दक्षिण अमेरिका के जो राज्य थे, जैसे वी विल सी कि कैरोलिना हुआ करता था, टेक्सास हुआ करता था, ग्रेजुअल पीरियड के अंदर अगर आप समझोगे तो वर्जीनिया हुआ करता था। ये सब के सब स्टेट्स ऐसे थे जिनके यहाँ पे कॉटन मैन्युफैक्चरिंग ठीक-ठाक हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि भई देखो, वी आर रेडी टू सप्लाई यू द कॉटन। अब हम लोग बेसिकली कॉटन सप्लाई करने के लिए तैयार है। इसका परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड, जो उस दौर के अंदर भारत से कॉटन खरीद रहा था, क्योंकि अमेरिका के अंदर सिविल वॉर था, तो इंग्लैंड ने ये सोचा था कि भाई हम लोग इंडिया से टेम्पररी सप्लाई करेंगे कॉटन का। उसने फिर से अमेरिका की तरफ से कॉटन खरीदना शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड के पास दो ऑप्शन थे कॉटन सप्लायर्स के सर, है ना, समझे? उनको कहीं से भी कपड़ा बनाना है 1860s के बाद, ये 1867 के बाद, तो हमें एक चीज देखने को मिल रही थी, उनके पास दो सप्लायर थे। रॉ मटेरियल के रूप में अमेरिका भी उनको कॉटन दे सकता था, इंडिया भी उनको कॉटन दे सकता था सर, है ना, समझे? अब होता क्या था कि पहले इंडिया के कॉटन की डिमांड बहुत थी मार्केट के अंदर। क्यों डिमांड हुआ करती थी? क्योंकि अमेरिका दे नहीं रहा था। वी वर द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ कॉटन एट दैट टाइम, बट इट कुड नॉट हैपन फॉर अ परमानेंट लॉन्ग पीरियड। 1867 में ऐसी हालत हो गई कि इंडिया का सप्लाई बहुत ज्यादा था सर। ओके, सप्लाई हमारा बहुत ज्यादा था सर, ठीक है। बट अगर हम लोग देखेंगे, हमारी जो डिमांड थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी सर। क्यों? क्योंकि अमेरिका बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स वन मोर टाइम और अमेरिका ने सस्ते में सप्लाई करना शुरू कर दिया। ऊपर से इंग्लैंड के लिए एक ऑप्शन ये होता था कि इंडिया से सामान मंगवाए, इसके कंपैरिजन में अमेरिका से सामान मंगवाएंगे तो और सस्ता पड़ेगा। आप सुनिए मेरी बात। ओके, इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ से एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट थी, ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ से भी हम लोग को ये देखने को मिलता है कि रेदर देन गेटिंग सप्लाई फ्रॉम इंडिया, इट वाज क्वाइट चीपर, क्योंकि एक ही अटलांटिक ओशन क्रॉस करना है। अटलांटिक ओशन क्रॉस करोगे तुरंत ही हम लोग को सामान जो है, जो कॉटन की रॉ मटेरियल है, अमेरिका से मिल जाएगी। तो ये नजदीक भी था, सस्ता भी पड़ता था, इसकी कॉटन की क्वालिटी में भी बहुत फर्क था। अब ओवरऑल स्थिति ऐसी होगी कि सप्लाई ठीक ठाक है, डिमांड डाउन जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने कहा तुमको रेवेन्यू तो देनी ही पड़ेगी, हम रेवेन्यू में कोई भी कमी नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो रेवेन्यू बढ़ाएंगे, हमको तो पैसा कमाना है तुमसे सर। ओके, तो जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो तो रेवेन्यू कर रहे थे, 50% से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा रही। इस परिस्थिति में हमारा जो किसान है, जो इंडियन पीजेंट है, ये पीजेंट क्या करेगा सर, है ना? तो पीजेंट के पास एक ही ऑप्शन था कि वो मनी लेंडर के पास चला जाएगा, है ना? जो जिसके पास से उसने पैसे उधार लिए थे, वो मनी लेंडर को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि सर, मैं ब्याज के चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, आप मेरे को पैसा माफ कर दीजिए वरना सरकार मेरी जमीन ले लेगी। मनी लेंडर कहता है कि नहीं भाई, है ना, तुमने मेरे से पैसा उधार लिया, मैं तो तुमको कैसे भी करके सर्विस कर दूंगा, पर तुमसे पैसा 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा। तो आप परिस्थिति देखने की कोशिश करिए, 1870 तक आते आते इस स्थिति का निर्माण हो चुका था और इसी का ही परिणाम था कि जैसे जैसे समय आगे गया
और जब कोर्ट्स के अंदर मैटर पहुंचती थी और मनी लेंडर किसानों का शोषण बढ़ाते गए, तो किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था सर, ओके। ऊपर से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स, जहां कोई सिविल कोर्ट के अंदर चला भी जाएगा, तो सिविल कोर्ट हमेशा मनी लेंडर यानी कि जो व्यापारी है, जो मर्चेंट है, जो पैसा ब्याज के ऊपर उधार दे रहा है, उसी के फेवर में डिसीजन दे रहे थे, क्योंकि ये तो इलिटरेट बंदा था ना। किसान की हालत कैसी थी, वो तो कोई पढ़ा लिखा बंदा था नहीं, उसके पास उतना कोई अनुभव भी नहीं था, ना ही कोर्ट कचहरी की चीजें पता थी। सरकार उससे 50% से ज्यादा रेवेन्यू मांग रही है, डिमांड उसके वस्तु की है नहीं, वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो बाजार में बेची नहीं जा रही, क्योंकि बाजार में तो दूसरा सप्लायर आ चुका है। तो ये डिमांड सप्लाई का मिसमैच, अमेरिका के सिविल वॉर का एंड होना, रेवेन्यू बढ़ना, मनी लेंडर्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन करना, कोर्ट्स के अंदर कोई भी व्यवस्था के अंदर न्याय ना देना, तो क्या होगा? तो परिणाम इसका ये होगा कि ये विद्रोह के रूप में परिणाम देगा सर, ठीक है। तो ये घटना है 1875 की। 1875 के अंदर आते आते खास करके अगर आप देखोगे दक्खन के अंदर, आज के महाराष्ट्र में दक्खन के अंदर, अगर आपको पता होगा तो अहमदनगर करके एक डिस्ट्रिक्ट आया हुआ है सर, ठीक है। ये जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, इसकी ये बात है सर, ओके। और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वी विल कम टू नो कि देयर वाज अ पीजेंट कॉल्ड एज बाबा साहेब देशमुख सर, है ना। और ये जो बाबा साहेब देशमुख थे, इन्होंने 150 रुपया उधार लिया था। कितना लिया था? 150 रुपया उधार लिया था। ही हैड टेकन रुपीज 150 एज ए बोरोइंग फ्रॉम अ मनी लेंडर। और एक मनी लेंडर ने, जो महाजन था, जो श्रॉफ का व्यापार कर रहा था, पैसा ब्याज पे दे रहा था, उसने 150 रुपए के लिए इनको बेदखल कर दिया, इनको घर से हटा दिया सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाबा साहेब देशमुख ने बाकी सारे जो पीजेंट्स थे उन सबको इकट्ठा किया और पीजेंट्स को कहा कि हमें ये जो मनी लेंडर्स है, ये जो भी पैसा ब्याज पे देने वाले लोग हैं, हमें इनका बॉयकॉट करना चाहिए। ये कब तक हम लोग सहते रहेंगे, कब तक हम लोग इसको स्वीकारते रहेंगे? हाउ लॉन्ग दिस इज पॉसिबल वी कैन एक्सेप्ट द सुजेरिटी एंड ऑथोरिटी ऑफ दिस पीपल हु कीप्स ऑन एक्सप्लॉइटिंग अस सर, ओके। तो इसका परिणाम ये होता है कि इनिशियली मनी लेंडर्स का बॉयकॉट करने की बात होगी और प्लान ये किया गया था कि वी शुड बॉयकॉट द मनी लेंडर्स। हमें सामाजिक रूप में इनको गांव के अंदर से भगाना चाहिए। ज्यादातर मनी लेंडर्स बाहर के लोग थे। अगर आप देखोगे तो काफी सारे गुजराती स्पीकिंग लोग थे, काफी सारे राजस्थान से आए थे सर, ठीक है ना, समझे। मारवाड़ी स्पीकिंग आपको लोग देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि व्यापारी कम्युनिटी थी। और इसी के कारण वी विल फाइंड कि ये कुणबी वर्सेस दी मनी लेंडर्स यानी कि श्रॉफ के इश्यू के बीच में कन्वर्ट हो जाता है सर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि इनिशियली बॉयकॉट से शुरुआत हुई। ये बॉयकॉट में गांव वालों को ये कहा जाता है कि आप कोई भी प्रकार की व्यवस्था और कोई भी प्रकार की सामाजिक हेल्प ये मनी लेंडर्स को ना दी जाए सर, ओके। क्योंकि मनी लेंडर्स अगर हमारी वस्तुओं से खाते पीते हैं, हम लोग से वस्तुएं उपयोग में लेते हैं, हमसे सर्विसेज लेते हैं, वो सब कुछ बॉयकॉट कर देंगे। महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सर्विस चलती है जिसका नाम है बुलोतेदार सर्विस, है ना। बलूतेदार कहते हैं उसको। बलूतेदार बेसिकली वैसे लोग होते हैं जो विशेष प्रकार की सेवाएं देते हैं, जैसे कोई नाई की सेवा देगा, कोई लुहार की सेवा देगा, कोई अगर आप देखोगे तो मोची की सेवा देगा। गांव के अंदर अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज थी हु इज टू गिव विलेज सर्विसेज टू द मनी लेंडर फैमिली, है ना। गांव में सबको अलग अलग प्रकार की, कोई किसी को क्या कहते हैं कि वस्तु बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसकी सेवा देगा। तो टोटल 10-12 सर्विसेज गिवर्स थे गांव के अंदर सर, है ना। उनको बलूतेदार कहते थे। ये बलूतेदार मनी लेंडर्स की फैमिली को भी सर्विस दिया करते थे, उनके घर में किसी की आवश्यकता होगी। कहा जाता है कि तुम इनको कोई भी प्रकार की सर्विस नहीं दोगे, फिर देखेंगे कि इनका परिणाम क्या होगा। खैर मनी लेंडर्स ने कैसे भी करके बलूतेदार को अपने फेवर में कर दिया। 1875 तक आते आते इनको समझ में आ गया कि ये जो पूरा का पूरा बॉयकॉट है, ये बॉयकॉट सक्सेसफुल नहीं जा रहा है। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं जा रहा है तो अल्टीमेटली क्या किया जाना चाहिए। तो फिर किसानों ने कहा कि अब हम लोग राइट करेंगे सर, ठीक है। तो पीजेंट्री उसके बाद एक्सट्रीम रिएक्शन देने की कोशिश करती है। और ये जो एक्सट्रीम रिएक्शन था, इसी को ही कहते हैं डेक्कन रायट्स, ओके। ये डेक्कन रायट्स अहमदनगर और पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू होते हैं और ये अहमदनगर पुणे डिस्ट्रिक्ट से चलते हुए ऑलमोस्ट पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैल जाएंगे। किसानों के द्वारा विद्रोह होते हैं। विद्रोह किसके टारगेट में थे? मनी लेंडर्स के टारगेट में। क्यों? क्योंकि ये वही लोग थे जो शोषण कर रहे थे, वही लोग थे जिनके द्वारा वीएलसी की सरकार इनकी मानती थी, वही लोग थे जिनकी कोर्ट कचहरियां सुनती थी। किसानों ने कहा कि हमारा कौन सुनने वाला है? हु इज देयर टू लिसन टू अस? देयर इज नो वन लिसनिंग टू our feelings. There is no one listening to us. There is no one who is capable of solving our grievances, and we are not asking anything more. हम खाली ये कह रहे हैं कि हमें ये ब्याज के चक्रव्यूह से हटा दिया जाए। हम इतने सालों से पैसा दे रहे हैं और 150 रुपए के लिए तुम किसान किसान को अपने घर से निकाल दोगे। 150 रुपए के लिए तुम उसकी जमीन हड़प लोगे। ये किस बात का लॉजिक है? हाउ कम दिस इज पॉसिबल सर, ओके।
ऑल ऑफ दिस केम टुगेदर एंड दिस विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज डेक्कन रायट्स। ओके, ये डेक्कन रायट्स 1875 के अंदर से शुरू हुए, 1875 के अंदर से शुरू हुए और 1875 से लेके अगर आप समझने की कोशिश करो तो अगले 2-3 साल तक चलेंगे। जब ये डेक्कन रायट्स बहुत फैल जाते हैं तो इस दौर में भारत की आजादी के आंदोलन की भी शुरुआत हो चुकी थी। अगर आपको पता होगी डेक्कन रायट्स की एक इम्प्लीकेशन क्या थी? डेक्कन रायट्स की सबसे फंडामेंटल इम्प्लीकेशन थी कि उस टाइम के अंदर इंडिया के अंदर जो इंटेलिजेंशिया था वो जग चुका था। इंटेलिजेंशिया का मतलब है पढ़ा लिखा वर्ग सर। ओके, ऐसा वर्ग जिसको पता था कि भाई हमें अपने किसानों के फेवर में बात करनी है, हमें ऐसी बात नहीं करनी जहां किसान और कॉमन मैन के अगेंस्ट में बात करे। महाराष्ट्र के अंदर उस पीरियड के अंदर इंडियन इंटेलिजेंशिया के लीडर हुआ करते थे जस्टिस एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, अगर आपको नाम पता होगा तो सर। ओके, ये वो महानुभव है जिनको राजा राम मोहन रॉय ऑफ महाराष्ट्र के रूप में कहते हैं। इनके द्वारा प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा आदि इत्यादि सैकड़ों संस्थाओं की स्थापना की जा चुकी थी। किताब भी लिखी थी द राइज ऑफ द मराठा पावर। इनफैक्ट जुडिशरी के सदस्य भी थे और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया करते थे एक टाइम के अंदर। एमजी रानडे साहब ने ये चीज़ को बहुत ही बेहतरी से आइडेंटिफ़ाई किया और उन्होंने देखा कि ये जो पूरा डेक्कन रायट्स का मुद्दा है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे गए, इनके द्वारा एक संस्था बनती थी जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। इसके थ्रू आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की गई और आखिर के अंदर सरकार को ये हाइलाइट किया गया कि भाई देखो, यहाँ जो मनी लेंडर्स के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है और किसानों की जो प्लाइट है उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा, ये और भटकेगा, शायद तक 1857 से बड़ा विद्रोह भी हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि 1857 में भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, भारत का जो इंटेलिजेंस था उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1857 के बाद के जितने भी पीजेंट, सिविलियन, ट्राइबल अपराइजिंग हुए हैं, कहीं न कहीं उसमें पढ़ा लिखा वर्ग, जो बौद्धिक वर्ग, जो मॉडरेट क्लास की तरफ जा रहा था, जो लिबरल थॉट की तरफ जा रहा था, जिसको इंडियन नेशनलिज्म के टॉर्च बेरर के रूप में कंसीडर किया जाता है, इन सब लोगों ने भागीदारी लेने की शुरुआत की थी। मैंने एक और सेशन पिछले कार के अंदर बनाया था पिछले कुछ दिन पहले, जो इंडिगो रिबेलियन के ऊपर था। वैसे ही उसमें भी यही था, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिया की इंटेलिजेंशिया क्लास थी उसने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है इंटेलिजेंशिया। पूना सार्वजनिक सभा नाम की एक संस्था थी। पूना सार्वजनिक सभा, ये पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा वी विल सी कि इसको सपोर्ट किया जाता है और इसी का ही परिणाम था कि फाइनली गवर्नमेंट ने इसको लेके डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पास कर दिया। क्या पास कर दिया? डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, है ना? और सरकार ने कहा कि भाई देखो, मैं इनकी बातों को समझता हूँ। सरकार ने कहा कि भाई देखो, इनका जो मुद्दा है बहुत जेन्युइन है और इनके ऊपर जिस तरह से मनी लेंडर शोषण कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। इस तरह से वी विल फाइंड कि डेक्कन रायट्स 1878-79 तक आते-आते खत्म तो हो गए, बट इसने भारत के भविष्य के अंदर किसानों को मुद्दे के अंदर कैसे आवाज उठानी चाहिए, उसके लिए एक इंटेलिजेंशिया के सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट किया। पीजेंट्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की गई। पीजेंट्स के अंदर ये भी चीजें बोली जाती है कि कैसे सोशल बॉयकॉट एज अ सिस्टम कैन बी सक्सेसफुल। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी प्रकार की व्यवस्था गांधी जी के द्वारा यूज की गई थी। अगर आपको पता होगा तो 1917 के अंदर या 17 में या 18 की शुरुआत में खेड़ा सत्याग्रह हुआ भारत में। Kheda Satyagraha was a prime example where the techniques of social boycott was used, and under the technique of social boycott, Gandhi ji made sure कि the peasants should not be paying the revenue to the government at that time in the Kheda district of Gujarat। तो इस प्रकार की व्यवस्था के आधार के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो सिस्टम थी, इस सिस्टम ने, अमेरिका के सिविल वॉर ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को अवेकन किया, इंडिया के पीजेंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाया, साथों की साथों सरकार को कंपेल किया कि मनी लेंडर्स के द्वारा जो एक्सप्लॉयटरी प्रैक्टिसेस थी वो खत्म करे और इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक ऐसा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जिससे इंडियन इंटेलिजेंशिया, इंडियन मिडिल क्लास और भारतीय किसान समाज के अंदर एक एनलाइटनमेंट की शुरुआत हुई सर। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कोरिलेट द एरियाज, दिस इज द एरियाज थ्रू विच और दिस इज द टॉपिक थ्रू विच यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको आंसर कर पाए सर, है ना? समझे? तो इसी को ही स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। खैर आज मैंने पूरा ब्लैक बोर्ड मेथड रखा था, मुझे लगा कि लिखने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। नॉर्मली हमारे प्लस क्लासेस के अंदर भी मैं लिखाता रहता हूँ, आप मेरे प्लस क्लासेस में आइए, यू विल एन्जॉय डेफिनिटली माय प्लस क्लासेस क्योंकि उसमें बहुत सारी राइटिंग हो जाती है सर। खैर, तो ये थे डेक्कन रायट्स। ओके ना, इट इम्पैक्टेड द नेशनल मूवमेंट कैसे करे,
तो पहले दक्खन में रैयत वाली सिस्टम थी जहां डायरेक्टली पैसा कलेक्ट करने की शुरुआत होती है। जब पैसा किसानों से कलेक्ट किया जाता, पैसा बहुत बार मनी लेंडर से ये लोग उधार लेके आके सरकार को दे देते थे, टेम्पररी सर, ओके। तो अल्टीमेटली हमें ये देखने को मिलता है कि कुणबी यानी कि वी विल कम टू नो जो मनी लेंडर्स थे, वो वणिस के द्वारा शोषित होते थे। वणिस वर नथिंग बट द बनिक कम्युनिटी यानी कि मनी लेंडर कम्युनिटी। कुणबी कौन थे? किसान हुआ करते थे। अमेरिका का सिविल वॉर अल्टीमेटली वी विल फाइंड कि यहाँ पे बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। डिमांड सप्लाई का इश्यू हुआ था। इनिशियली कॉटन की डिमांड बढ़ी थी, ग्रेजुअली किसानों को लग रहा था कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। 1870 तक आते आते कॉटन की प्राइसेस डाउन चली गई क्योंकि अमेरिका का सप्लाई फिर से एस्टैब्लिश हो चुका था। अमेरिका का सिविल वॉर एंड हुआ, गवर्नमेंट ने बेसिकली रेवेन्यू तो कंटिन्यू करते रखा। उस पीरियड में विल कम टू नो कि बैड हार्वेस्ट, किसानों के अंदर पाक का भी नुकसान हुआ। अल्टीमेटली बाबा साहेब देशमुख एक किसान हुआ करते थे महाराष्ट्र के अंदर सिरूर तालुका में। उनका एक मारवाड़ी जो मनी लेंडर थे, बेसिकली उनके द्वारा शोषण हो रहा था। 150 रुपए को लेके उनको बेदखल कर दिया गया, उनको घर से हटा दिया, उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, छोटा मोटा झोपड़ी था वो भी खत्म कर दिया गया। इनिशियली सोशल बॉयकॉट हुआ, किसके द्वारा? बुलोतेदार का द्वारा। ये पूछा जा सकता है व्हाट इज बुलोतेदारी सिस्टम, इसके ऊपर आगे कभी डिस्कस करेंगे कैसे ये काम करता था। अल्टीमेटली सोशल बॉयकॉट ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। पुणे और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर राइट्स हुए, इसी को ही कहते हैं दक्खन राइट्स। अमेरिकन सिविल वॉर के साथ जुड़ा हुआ सीधा सीधा टॉपिक जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर इम्पैक्ट किया। फाइनली पूना सार्वजनिक सभा जैसी संस्था उभर के आई, एमजी रानडे साहब ने सपोर्ट किया, इंटेलिजेंशिया ने लिखा, सरकार ने डेक्कन राइट्स के लिए कमीशन बनाया था। ये पूछा जा सकता है कि कब बनाया था, किसने बनाया था। फाइनली वी विल कम टू नो कि पीजेंट्री की अवेकन हुई, सोशल बेस का वाइडनिंग हुआ, और हमें यह भी पता चलता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप उभर के आती है और एमजी रानडे जैसे स्टॉलवर्ट्स इस मुद्दों को उठा के भारत के अंदर, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद के दिया को और मजबूत करेंगे। दिस इज हाउ द वर्ल्ड हिस्ट्री इज कोरिलेटेड टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। दोस्तों, इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग लर्निंग अगर आपको करनी है तो आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन। जी हाँ, मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ। आज आखिर का दिन है, टुडे इज द लास्ट डे। यू कैन यूज दी कोड PN लाइव, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल है। हमारे क्लासेस को ज्वाइन करिए। इनफैक्ट हमारे स्पेशल क्लासेस देखिए आप, अगर आपको देखना है विदाउट टेकिंग, मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए आप कंफ्यूज हो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी दैट वी गिव, है ना, उसके बाद आप ज्वाइन करेगा। ये कोड को जरूर से यूज करेगा, PN लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको बहुत ही लाभ होगा और बहुत ही फायदा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।